नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। यहां पे आपको मैं आज के सेशन के अंदर इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि आपके दिमाग में कंफ्यूजन जरूर होगा कि मैं एक एडवोकेट बन जाता हूं तो उसके बाद में मेरा एक्सपीरियंस काउंट होना कब से शुरू होता है। एक लॉ फील्ड के अंदर मेरा एक्सपीरियंस कब से काउंट होगा? जब मैं अपनी LLB की डिग्री कंप्लीट कर लेता हूं, उसके बाद मैं इंटर्नशिप करता हूं, तब से मेरा एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होता है? या जब मैं अपनी LLB कर रहा था, मैंने वहां पर तब भी बहुत सारे इंटर्नशिप्स मैंने करी है, लॉ फर्म्स में एडवोकेट्स के साथ में अपना काम किया है, तो क्या वो मेरा एक्सपीरियंस माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? या फिर जब मैं अपना एज एन एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर एनरोलमेंट अपना करा लेता हूं, उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस होना काउंट होता है? तो ये कंफ्यूजन आपके दिमाग में बनकर परेशान करती होगी और इसका क्लियर करके जवाब मिलता नहीं होगा। तो ऑफिशियली ये 4 अक्टूबर 2024 का अपना दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है। इस जजमेंट के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में एक एक्सप्लेनेशन अपनी दी है, जिसकी वजह से आपको मैं इस सेशन के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि इस केस का अपना फैक्ट्स क्या थे। यहां पे एक ए नाम का व्यक्ति था, ठीक है। ये अपना ए नाम का व्यक्ति एडवोकेट बन गया था और इसने अपना एनरोलमेंट 2021 के अंदर करा लिया था, ठीक है जी। एडवोकेट बनने के बाद में इसने अपना एनरोलमेंट 2021 के अंदर करा लिया था। अब 2021 से पहले यानी कि ए नाम के व्यक्ति ने इंटर्नशिप्स अपनी करी थी, ठीक है, और इंटर्नशिप्स अपनी लॉ फर्म्स में एडवोकेट्स के साथ में, ठीक है। तो यहां पर ए नाम के व्यक्ति के पास में एक वैकेंसी का ऑप्शन आया, ठीक है, जब वो एडवोकेट अपना बन चुका था। तो जब वो एडवोकेट बन चुका था, इसके बाद एक वैकेंसी आई, ठीक है जी, अपना दिल्ली हाई कोर्ट की अपनी लीगल सर्विस अथॉरिटी है, इन्होंने एक अपनी वैकेंसी निकाली कि जेल विजिटर पैनल हम बना रहे हैं। जेल विजिटिंग पैनल हम जो है पैनल अपना वैकेंसी के तौर पे निकाल रहे हैं। तो जितने भी एडवोकेट्स हैं जिनके पास अपना एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है, जितने भी एडवोकेट्स हैं जिनके पास अपना 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद में हम आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे पहले तो हम नाम, फिर उनका नाम शॉर्टलिस्ट करने के बाद में हम जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराएंगे और इंटरव्यू कंडक्ट कराने के बाद में हम जो है जेल विजिटिंग पैनल जो हम बना रहे हैं उनमें किन किन का नाम हम डालेंगे नहीं डालेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी अपना डिसाइड करेगी। तो ऐसे केस में ए नाम के व्यक्ति ने भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरा था इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। अब ए नाम के व्यक्ति ने जब अपना फॉर्म भरा तो अपना जो ये अथॉरिटी थी, इन्होंने ए नाम के व्यक्ति का नाम रिजेक्ट कर दिया कि भैया सॉरी, हम आपका नाम शॉर्टलिस्ट में नहीं डालते हैं, इंटरव्यू पैनल के अंदर इंटरव्यू आपका कंडक्ट हम नहीं करेंगे और आपका नाम रिजेक्ट करते हैं। अब इस बात को लेकर ए नाम का व्यक्ति कहां चला गया? दिल्ली हाईकोर्ट के पास चला गया अपना जवाब मांगने कि साहब मेरा जो नाम है वो अथॉरिटी ने नाम जो है वो अपना कैंसिल क्यों करा है, रिजेक्ट क्यों करा है? क्योंकि एक बात बताओ, मैंने अपना एनरोलमेंट 2021 के अंदर कराया, प्लस ये मेरा कुछ टाइम का एक्सपीरियंस है, ठीक है, मान सकते हैं 1 साल का एक्सपीरियंस मेरा यहां से है, या 1-1.5 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस यहां से है, प्लस मैंने ना कुछ टाइम की इंटर्नशिप भी कर रखी है, 1 साल 2 साल मैंने इंटर्नशिप्स भी कर रखी है। तो यहां पर ये वाला जो इंटर्नशिप मेरा 1-2 साल का टाइम पीरियड है, प्लस मेरा एनरोलमेंट के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 2-2.5 साल 3 साल का एक्सपीरियंस मेरा बन जाएगा, ठीक है जी। अभी मेरा एक्सपीरियंस जब बन जाएगा और इन्होंने अपना अथॉरिटी ने अपनी वैकेंसी को हायर करने के लिए यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा था वो 3 साल का रखा था, और ये 3 साल का एक्सपीरियंस जो है यहां पे मैंडेटरी है, ऐसी बात भी नहीं लिखी हुई थी। यानी कि अथॉरिटी के पास अपना अधिकार भी था कि वो थोड़ा सा कम ज्यादा अगर एक्सपीरियंस किसी कैंडिडेट का है तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए नाम को बुला लेंगे, इंटरव्यू पे शॉर्टलिस्ट करवा लेंगे। तो ऐसे कैसे इन आधार के तौर पे मेरा जो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है इसको भी इवेलुएट अगर हम करेंगे तो 3 साल का एक्सपीरियंस लगभग मेरा बन जाता है। तो एटलीस्ट मेरे पे इंटरव्यू कॉल तो आए, मैं एटलीस्ट इंटरव्यू पे अंदर तो बैठूं, भले तब रिजेक्ट हो वो बात की बात है, बट एटलीस्ट मेरा नाम तो सेलेक्ट करा जाए। तो ऐसे केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में अपनी एक स्टेटमेंट दी है कि लीगल इंटर्नशिप डू नॉट अमाउंट टू एक्टिव लीगल प्रैक्टिस। यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला सॉरी भाई साहब, ए नाम के व्यक्ति आपने जो इंटर्नशिप करी है ना उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपका ये दर्शाता नहीं है कि आप जो है लीगल प्रैक्टिस के तौर पे अपना एंगेज थे, लीगल प्रैक्टिस के तौर पे आप अपना एज एन एडवोकेट वर्क कर रहे थे। तो यहां पे आपका ये एक्सपीरियंस इंटर्नशिप का ये पर्टिकुलर 3 साल की एज एन एडवोकेट का एक्सपीरियंस इवेलुएट नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आपके जैसे लीगल इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को लीगल प्रैक्टिस वाला एक्सपीरियंस अगर मान ले तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये इसका जवाब इन्होंने देते हुए बोला कि एक होता है एकेडमिक ट्रेनिंग और एक बात होती है हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ठीक है जी। ये दोनों शब्द होते हैं अलग अलग, दोनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। एक होता है एकेडमिक ट्रेनिंग, एक होता है हमारा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। एकेडमिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी मैंने अपने प्रोफेशन के अंदर प्रैक्टिस करने जा रहा हूं, जिस प्रोफेशन के अंदर मैं जा रहा हूं, पहले उसका काम सीखूंगा, भैया कैसे कैसे होता है, कहां पे कौन सी फाइल जमा होती है, क्या क्रॉस एग्जामिनेशन की कलाएं होती हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें मैं इंटर्नशिप में जाकर ही तो सीखूंगा।
तो ये मेरी क्या मानी जाएगी, एकेडमिक ट्रेनिंग। अब जब मैं अपना एडवोकेट पूरा बन गया हूं, ठीक है, एनरोलमेंट मैंने करा लिया है, अब मैं किसी भी एडवोकेट साहब के पास जाके एसोसिएट बन सकता हूं, ठीक है, अब मैं मैदान में उतर सकता हूं, तब आपका माना जाएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। तो भाई साहब, जब आपने एनरोलमेंट कराया है ना एज एन एडवोकेट, तब से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू होगा। और आपने जो इतने भी इंटर्नशिप एनरोलमेंट से पहले कहीं पे भी कुछ भी काम करा हो, अपेरेंटिस अपना अपेरेंटशिप भी मिलती है, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी यहाँ पे वैकेंसीज निकाली जाती है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए। अपेरेंटिसशिप को लेकर वो भी एक तरह की लीगल इंटर्नशिप होती है, वो भी एक तरह से इंटर्नशिप की तरह पे ही ट्रीट करा जाएगा। ऐसा भी दिल्ली हाईकोर्ट ने बोलते हुए अपने बातों को कंक्लूड करा था कि ये जो आपका 1-2 साल, 3 साल, 5 साल जो भी है, ये आपका एकेडमिक ट्रेनिंग के अंदर आएगा। एक बात और क्लियर करी है अपना दिल्ली हाईकोर्ट ने कि किसी भी वकील का अपना एक्सपीरियंस कब से कैलकुलेट किया जाता है, जब आप अपना एज एन एडवोकेट के तौर पे बार काउंसिल के साथ में अपना एनरोलमेंट करा लेते हो, तब से आपका प्रोफेशनल लीगल एक्सपीरियंस कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। अगर ये बात आपको पढ़नी है तो आप पेज नंबर 6 पैरा नंबर 9 की तरफ चलते हैं। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं। ये अपनी एक वैकेंसी थी जो मैं आपको अपडेट कर रहा था ना, जो आपको बता रहा था, जेल विजिटिंग पैनल। एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडवोकेट होने चाहिए हो आप, प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंक्लूडिंग ये सारी बातें हमारे को लिखी हुई है। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंडेटरी वगैरह टर्म नहीं लिखी हुई है, तो ऊपर नीचे अगर है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, ऐसा जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के तौर पे दिया था। अब ये हमारा पेज नंबर 6 है, और इसका पैरा नंबर 9 जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है जी। पैरा नंबर 9, और पैरा नंबर 9 की तरफ पेज नंबर 6 पे आओगे तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन करके भी रखा हुआ है। Hence, the petitioner's practice must be calculated from the date of his enrollment with the Bar Council, not from any internship period during his legal studies. तो ये बात मैंने आपको क्लियरिफाई कर दी है। आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए कि सर मैं एक एडवोकेट हूं, मेरा एडवोकेट का प्रैक्टिस एक्सपीरियंस कब से कैलकुलेट होगा? भैया, जब आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एनरोलमेंट आ चुके हो। और एक राज की बात आपको थोड़ी समझनी भी चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गया है अपना एनरोलमेंट के रिगार्डिंग, अपना एनरोलमेंट के प्रैक्टिस के रिगार्डिंग, ठीक है, कि हर एक वकील जो अपना कोर्ट में आना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, केस लड़ना चाहिए। वो इसी के पीछे का रीजन ही यही है, क्योंकि भाई जितने, अगर आपका नाम एक बार बार के अंदर आ चुका है, यानी कि आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होना शुरू हो चुका है, बात खत्म, ठीक है जी। तो इसीलिए यहाँ पे बार काउंसिल जो इतना ज्यादा वो एम्फसाइज कर रहा है, फेक एडवोकेट्स को बाहर निकाल रहे हैं और आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बोल रहे हैं, नए नए रूल्स बनाए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैंने राज की बात बोली है। तो ये आपके दिमाग में क्लैरिफाई होना चाहिए। और मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि क्या आप लोगों को ये पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में पहले पता था या नहीं पता था? कितने लोगों को ये बात के बारे में पता था? ये जो लाइन इतने क्लियर शब्दों में लिखी हुई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से बहुत सारे लोग अपना जुडिशरी की तैयारी करना चाहते होंगे और अपना AIB 19 की तैयारी करना चाहते होंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए अपने सारे कोर्सेज के ऊपर स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस 52% डिस्काउंट आपको किया हुआ है। तो आप लोग अगर अवेल करना चाहते हो, 52% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हो, तो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं, तो वहां पे आप जाओगे। कोई भी बैच आपको पसंद आता है, AIB 19 का, आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम का पूरा जुडिशरी का बैच, और फैमिली लॉ का जिसमें कंप्लीट हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ का अगर आपको बैच चाहिए, जुडिशरी का जिसमें प्रीलिम्स एंड मेंस की कंप्लीट तैयारी है, एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का आपको अगर बैच चाहिए, प्रीलिम्स और मेंस जिसमें कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें कंप्लीट जुडिशरी की तैयारी है, प्रीलिम्स एंड मेंस, तो आप लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर 52% डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।